हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का शिक्षा मनोविज्ञान की इस क्लास में। हमारा विषय रहेगा समायोजन एवं मानसिक स्वास्थ्य यानी एडजस्ट एंड मेंटल हेल्थ एमसीक्यू के बारे में हम जानेंगे। उनके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न है इसमें देखिए आप, पहला प्रश्न है इसमें, पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहलाता है तो वह एडजस्टमेंट कहलाता है, समायोजन कहलाता है। डी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? तो यह है प्रतिगमन विधि से, प्रतिगमन युक्ति से संबंधित है। डी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है अपना कि जब एक व्यक्ति द्वारा अपने कार्य या व्यवहार को किसी युक्ति का सहारा लेकर उचित सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है तो यह रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है? तो यह रक्षात्मक युक्ति कहलाती है तर्क संगतिकरण, तर्क संगतिकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है तो इसमें देखिए स्वयं के मजबूत पक्षों और सीमाओं का जानकारी करना, ये सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता होती है। स्वयं और अन्य का सम्मान करना, ये भी होती है। महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना, ये नहीं होती। यहाँ पर डी रहेगा इसका उत्तर, सी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप, यहाँ पर जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभव को जानबूझकर भुलाता है, उन्हें अचेतन मन में दबा देता है तो समायोजन की यह रक्षात्मक युक्ति कहलाती है। तो यह युक्ति कहलाती है दमन, इसे दमन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया क्या होगी? तो यह प्रक्रिया होगी प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट। ये रहेगा इसका उत्तर। एक बालक, एक कमजोर बालक जो कि पढ़ाई में कमजोर है की क्षतिपूर्ति खेलों में कर सकता है। यह किस प्रकार की क्षतिपूर्ति कहलाती है? तो यह क्षतिपूर्ति होती है एक प्रकार की प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति। रिप्लेसमेंट होता है ये प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति। अगला प्रश्न है, जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता तो वह घर आने के बाद उसे अपनी पत्नी और बच्चों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है विस्थापन विधि को, विस्थापन विधि को दर्शा रहा है। हाँ जी, अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? यहाँ पर सबसे पहले अपनी शक्ति और सीमाओं का ज्ञान, ये समायोजन में आता है। आकांक्षों का पर्याप्त समायोजन में आता है। प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता, ये भी समायोजन में आती है। लेकिन महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति, ये समायोजन में नहीं आती। अगला प्रश्न अपना, समायोजन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समायोजन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यह संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल सही। यह समस्या का समाधान भी करता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। सी रहेगा इसका उत्तर। बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं, प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं। समायोजन की यह यांत्रिकी क्या कहलाती है? इस यांत्रिकी को कहते हैं प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण। उत्तर रहेगा इसका डी, प्रक्षेपण। अगला प्रश्न है, देखिए एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय में देर से आता है, पूर्णतः सत्याभासी बहाना प्रस्तुत करता है, इसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति कौन सी है? देर से आता है और सत्याभासी बहाना बनाता है तो यह औचित्य स्थापन है, यह एक प्रकार का औचित्य स्थापन है। एक कुसमायोजित व्यक्ति देखिए एक दूसरे व्यक्तियों के साथ निकटता के विश्वसनीय संबंध विकसित कर सकता है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल नहीं। स्पष्ट और एकीकृत पहचान रखता है, बिल्कुल नहीं। एक ही समय पर विरोधाभासी इच्छाएं रखता है, बिल्कुल सही रहेगा इसका उत्तर। एक कुसमायोजित व्यक्ति एक ही समय पर विरोधाभासी इच्छाएं रखता है। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है, अच्छे समायोजन की विशेषता है, अच्छे समायोजन की विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो अच्छे समायोजन की विशेषता सहनशीलता होती है। उत्तर रहेगा इसका बी। व्यक्तिगत समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? व्यक्तिगत समायोजन की जो प्रत्यक्ष विधि होती है वो होती है वादा निराकरण, वादा निराकरण। निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो इसमें है एसोसिएशन यानी साहचर्य, सहचर्य रक्षात्मक युक्ति नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? यहाँ पर अंतर्मुखी वे होते हैं जो स्वयं अपने में रहते हैं, प्रक्षेपण अपनी गलतियां दूसरे पर डालते हैं, युक्तिकरण अपना गुस्सा दूसरे पर उतारना, ये बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है। यहाँ पर सी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, एक विकलांग बालक
एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? तो इसे रखा जाता है भाई क्षतिपूर्ति के अंदर। किस में रखा जाता है? क्षतिपूर्ति के अंदर रखा जाता है। एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है, एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है, अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है। मैंने में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? तो वह प्रयोग कर रहा है प्रोजेक्शन का, प्रक्षेपण का। उत्तर रहेगा इसका बी। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न इसमें है किसी व्यक्ति द्वारा, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों और अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है। तो यह होता है तादात्मीकरण, तादात्मीकरण कहलाता है इसे। अगला प्रश्न है बगनासा, बगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण माना जाता है, बगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण होता है मानसिक संघर्ष, मेंटल, मानसिक संघर्ष होता है ये। जब व्यक्ति, अगला प्रश्न अपना, जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भुलाने का प्रयास करता है तो उसे कहा जाता है, तो इसे दमन के नाम से जाना जाता है, इसे दमन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का सामाजिक कारण नहीं? कुसमायोजन का सामाजिक कारण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कुसमायोजन के अंदर समाज में प्रचलित अन्याय, निर्योगिता, यहाँ पर ये रहेगा कुसमायोजन का सामाजिक कारण, ये नहीं रहता निर्योगिता है। अगला प्रश्न है सभी मानसिक रक्षात्मक समायोजन युक्तियों में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उन्नत, अत्यंत विकसित और रचनात्मक युक्ति है? तो सबसे ज्यादा रचनात्मक है, अत्यंत विकसित, सर्वाधिक उन्नत है, वो है उदात्तीकरण शोधन, उदात्तीकरण या शोधन। अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 25 देखिए। प्रश्न नंबर 25 में है कि एक छोटे कद की लड़की ऊंची एडी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है, उन निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रही है वो? तो वह प्रयोग कर रही है क्षतिपूर्ति का, वह प्रयोग कर रही है क्षतिपूर्ति का। अगला है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? यहाँ पर देखिए सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन रक्षात्मक युक्ति नहीं होता। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के सहवर्गों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है? व्यक्ति के सहवर्गों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है, तो प्रतिगमन, प्रतिगमन सहायक नहीं होती। अगला प्रश्न तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका कौन सा है? तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका कौन सा होता है? तो बाधाओं को दूर किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा बाधाओं को, तो इसमें तनाव कम होता जाएगा। अगला प्रश्न है समायोजन का प्रक्षेपण, समायोजन का प्रक्षेपण प्रविधि, तो प्रक्षेपण प्रविधि होती है वो प्रत्यक्ष विधि होती है, इनडायरेक्ट मेथड होता है, ये बी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न अपना निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? तो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष समायोजन होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपना कि शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थी, शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थी शैक्षिक क्षेत्र में खूब मेहनत करके बोर्ड परीक्षा में मेरिट प्राप्त कर लेता है, यह अहम रक्षा युक्ति कहलाती है। तो यह होती है उदात्तीकरण, यह उदात्तीकरण रक्षा युक्ति होती है। अगला प्रश्न तनाव को कम करने अथवा अंदर द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। तो इसमें जो तरीका शामिल नहीं है वो होता है अनिर्णय। तो यहाँ पर शामिल कौन कौन से? रुकावट को नष्ट या दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना या प्रतिस्थापन करना। तो इसका ऑप्शन अपना डी रहेगा अनिर्णय। निम्नलिखित में से कौन सी तनाव कम करने और अंतर्द्वंद का समाधान की प्रत्यक्ष विधि नहीं? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया सबसे पहले रुकावट दूर करना, सबसे पहले रुकावट दूर करना, ये तो अपना हो गया भाई। तो यहाँ पर उसमें अनिर्णय था, इसमें उदात्तीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो होते हैं रुकावट दूर करना या दूसरा रास्ता या लक्ष्य का प्रतिस्थापन, तो ये अपना उदात्तीकरण हो गया, अनिर्णय हो गया, ये अंतर्द्वंद का समाधान के प्रत्यक्ष विधि के अंदर नहीं आता। अगला तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्न में से कौन सा है? अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्न में से होता है आत्मीकरण। सबसे पहले ऊपर आत्मीकरण दिया गया है, इसका उत्तर रहेगा आत्मीकरण। रक्षा युक्तियों का प्रयोग सामान्यतः एक व्यक्ति रिक्तस्थान मन के प्रत्यक्ष से करता है, तो यह करता है भाई अचेतन अवस्था के अंदर, अचेतन अवस्था के अंदर। हाँ जी, अगला प्रश्न अपना देखिए, तनाव को घटाने और समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां कौन सी होती है? तनाव को घटाने और समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दूसरों लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधाओं को हटाना, उदात्तीकरण, शोधन, अनिर्णय, ये इसका समायोजन के प्रत्यक्ष विधि में नहीं आता, बाकी सभी है। इसमें दूसरा मार्ग खोजना भी है, तो 1, 2 और 4 जिसमें रहेंगे तो 1 नंबर रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है?
तो प्रत्यक्ष जो तरीका होता है वो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, देखिए लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, ये प्रत्यक्ष तरीका होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है? रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है तो यहाँ पर दिखाया गया भी उदात्तीकरण, पश्चगमन, समायोजन, क्षतिपूर्ति, तो समायोजन रहेगा यहाँ पर, एडजस्टमेंट। रक्षा युक्तियां है, रक्षा युक्तियां कौन सी होती है? अहम सुरक्षात्मक होती है, ईगो प्रोटेक्टिव होती है, ईगो यानी अहम सुरक्षात्मक। तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो यह अचेतन मन का प्रयोग करना कहलाता है रक्षात्मक युक्तियां। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई परिस्थिति को समझता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता कौन सा है? जो अच्छे प्रकार से समायोजित हो सकता है, वह एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है। अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 42 देखिए आप। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है कि कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? यहाँ पर सबसे पहले गया है अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, ये संतुलित में आता है। सामयिक संतुलित, ये भी संतुलित में आता है। अवधान की मांग, अवधान की मांग नहीं की जाती संतुलित समायोजन के अंदर, सी रहेगा। निम्न में से किसने, देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? समायोजन का सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया पूछा गया, वॉटसन ने नहीं किया। इसमें जो ऑप्शन दिए गए फ्राइड, लेजार्ड, कार्ल जूंग इन्होंने किया, लेकिन वॉटसन ने नहीं किया। अगला प्रश्न अपना, पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है? पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है, तो ये एक प्रकार का समायोजन होता है, एडजस्टमेंट होता है। अगला प्रश्न अपना देखिए, अगला प्रश्न इसमें, एक छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य बनाता है किंतु दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता के कारण लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। इससे वह निराश न होकर वार्षिक परीक्षा में पर्याप्त ध्यान देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो यह कंडीशन कौन सी होती है उसके लिए? तो यह समायोजन होती है, तो समायोजन कर लेता है और नए लक्ष्य की ओर बढ़ने शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों से संतुलन बनाए रखता है। यह परिभाषा है, यह परिभाषा शेफर के द्वारा दी गई है, सी रहेगा इसका उत्तर, शेफर के द्वारा। हाँ जी, अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न ये कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके, तो यह होता है आवश्यकताओं को लेकर के, यह होता है आवश्यकताओं को लेकर के। अगला प्रश्न, समायोजन व्यक्ति की रिक्त स्थान है जो उसकी आवश्यकता, इच्छा और वातावरण के कारकों के बीच संतुलन बनाए रखती है, जो इनकी संतुष्टि में सहायक है। वाक्य को नीचे देखे शब्दों में सही सुनकर बढ़ना है आपको। तो इसमें देखिए सबसे पहले योग्यता, क्वालिफिकेशन होती है, समायोजन व्यक्ति की क्वालिफिकेशन होती है, योग्यता होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है? यहाँ पर सबसे पहले जीवन समायोजन की विशिष्ट क्रिया है, लेकिन नहीं, समायोजन व्यक्ति तो क्रिया है बिल्कुल नहीं। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है, बिल्कुल सी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, किशोर के समायोजन की प्रक्रिया शिक्षक का योगदान निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में से सबसे पहले देखिए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, समस्याओं का समाधान करना, कक्षा का उचित स्तर तय करना, यहाँ पर सी रहेगा इसका ऑप्शन। अगला प्रश्न, समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है? समायोजन की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण पाया जाता है वो पाया जाता है साहस और समस्या समाधान युक्त व्यवहार, डी रहेगा इसका उत्तर। हाँ जी, अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? निम्न निम्न में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तो समायोजन को बढ़ावा देने की युक्ति यहाँ पर तीव्र चिंता, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, बीमारी का डर होता है, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति, डी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करता है, ये क्रिया अधिगम एवं के विकास में सहायक होती है, तो ये होती है सामाजिकरण के विकास में सहायक, बी रहेगा इसका उत्तर। हम आमतौर पर किसी ऐसी चीज को याद करने से बचते हैं जो भय और अप्रियता से जुड़ी है। पारंपरिक भाषा में उस परिहारों को किस रूप में जाना जाता है? उससे कहा जाता है समन कराधान दबाना, समन करनाद दबाना, ए रहेगा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 66 देखिए, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है सिगमंड फ्राइड के द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा, बी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता, यानी सुसमायोजित व्यक्ति होगा उसकी महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना, ये इसकी विशेषता प्रमुख रूप से नहीं है। अगला प्रश्न अपना देखिए,
डगलस और तथा होलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ क्या होता है? तो इनके अनुसार संघर्ष का अर्थ होता है कष्टदायक दशा का विरोध करना, विपरीत इच्छा, अनहोनी। उपयुक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? तो दो इच्छाएं होती है तो वो एक प्रकार की द्वंद्व होती है। क्या होती है वो? उसे द्वंद्व के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से बगनासा का कौन सा कारण नहीं है? बगनासा का कौन सा कारण नहीं? यहाँ पर देखिए, विरोधी उद्देश्य भी होता है, नैतिक आदर्श होते हैं, विरोधी इच्छाएं भी होती है। यहाँ पर सफलता ये बगनासा का कारण नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है, बगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण माना जाता है। सबसे बड़ा जो आंतरिक कारण होता है बगनासा का, वो मानसिक संघर्ष होता है। क्या होता है? मेंटल संघर्ष होता है, मानसिक संघर्ष होता है। अगला है, बगनासा और मानसिक द्वंद के कारण बताइए। मानसिक और बगनासा द्वंद के कारण कौन से हैं? तो यहाँ पर दिखाया गया जैविक और भौतिक कारण भी होते हैं, संवेदनात्मक कारण भी होते हैं, सामाजिक कारण भी होते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद कम करती है? कुंठा व अंतर्द्वंद कम करती है। तो यहाँ पर देखिए, दमन भी करता है, समन भी करता है और प्रतिगमन भी करता है। उपयुक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए आप, इस प्रश्न में दिखाया गया कि एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है। कुसमायोजन का ये कारक होता है। तो यह मनोवैज्ञानिक कारण होता है। क्या होता है? मनोवैज्ञानिक कारण होता है। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, घुटने के बल चलता है। तो यह उदाहरण किस प्रकार का उदाहरण है? ये प्रतिगमन का उदाहरण है। ये प्रतिगमन का उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न, एक बुजुर्ग व्यक्ति हमेशा जवानी के दिनों और उस समय के अपने बहादुरी के कार्यों का स्मरण करता है। तो ये रक्षा युक्ति, ये प्रश्न हमने पहले भी किया था। ये प्रतिगमन, ये क्या होता है? प्रतिगमन होता है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों और अवगुणों का अनुकरण करना, ये क्या कहलाता है? ये होता है तादात्म्यकरण। ये भी प्रश्न हमने कवर किया पहले। देखिए, एक 15 वर्ष का लड़का एक मैसूर नायक के पहनाव, आदतों और विशेषताओं का अनुकरण करता है। समायोजन का यह तरीका क्या कहलाता है? तो यह भी क्या होता है? तादात्म्यकरण होता है। क्या होता है? ये तादात्म्यकरण होता है। अगला प्रश्न अपना है, देखिए, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। यह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण किस प्रकार का है? तो ये उदाहरण है युक्तिकरण का। ये उदाहरण है युक्तिकरण का उदाहरण है। अगला, अंगूर खट्टे हैं, यह किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? अंगूर खट्टे हैं, यह एक तार्किकरण होता है। ये तो बी रहेगा इसका ऑप्शन। अगला है, जब एक व्यक्ति द्वारा अपने कार्य व्यवहार को किसी युक्ति का सहारा लेकर उचित सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। तो यह रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है? तो यह युक्ति कहलाती है अभी तर्क संगतिकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, हर्ष जेई एडवांस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाया, वह इसका दोषारोपण अपने प्रवेश पत्र निर्माता पर डाल रहा है। इसके द्वारा अपनाई गई समायोजन युक्ति कौन सी है? तो ये समायोजन युक्ति होती है तरंग संगतिकरण की युक्ति। तो इस क्लास के अंदर हमने बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की है। आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, नई क्लास जल्दी।